नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो TGT, PGT या PRT में जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे इसमें आपका CTET वाला एग्ज़ाम है और या फिर जैसे बिहार में भी जो वैकेंसी निकली हुई है, या फिर कोई अन्य राज्य वाला टेट का एग्ज़ाम, कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है महत्वपूर्ण रहेंगे। और क्योंकि आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो समास जो है उनको करने वाले हैं, और ग्रामर जो होती है वो सभी एग्ज़ामों में आपके एक समान ही रहती है, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो इस कारण से जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली जो वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई राजस्थान से है तो वहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉन की वैकेंसी निकली हुई है। तो जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है तो वो जो अपनी डिटेल देखकर फॉर्म फिल कर लेना। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर समास, और इसके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए समास क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसकी जो व्याख्या वो भी आ जाती है कि समास क्या होता है। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर या जोड़कर जब एक नया शब्द बनता है तो उस मिलाने की जो क्रिया जो होती है उसको हम समास कहेंगे, और वही नया शब्द समास पद कहलाएगा। जैसे राजपुर से हैं, राज्यपुर से हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास। ऐसे ही नीलकमल है, नीलकमलम। तो यह है समास, दो या दो से अधिक जहाँ पर सार्थक शब्दों को मिलाकर या जोड़कर जब एक नया शब्द बनाया जाएगा। उसके बाद आ जाता है जैसे समास है। अब इसमें सम उपसर्ग पूर्वक अर्ध धातु इससे मिलकर बना है समास। जैसे आपने संस्कृत रूप पढ़ा होगा, सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से बनता है। तो ऐसे यहाँ पर समास है, सम उपसर्ग पूर्वक अर्ध धातु। इसका विग्रह समस्यते इति समास है, अर्थात शब्दों को एक साथ रखना ही समास है। और इसका अर्थ आप एक तरीके से समझ सकते हैं, तो मतलब क्या होता है, संक्षेप करना। और भाषा में सरलता, सरसत्व और मधुरता लाने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। तो जो यहाँ पर ये व्याख्या जो आ रही है ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार देखने को मिली है, तो आपको जाइए इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर समास पद क्या है। समास द्वारा जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करके एक शब्द बना दिया जाता है तो वही नया शब्द समास पद अर्थात समासयुक्त पद कहलाता है। और इस शब्द के अंत में विभक्ति लगती है। जैसे कि हमने ऊपर भी उदाहरण पढ़ा था, राज्यपुर से हैं, राजा का पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसमें राजपुर से हैं। तो ये विभक्ति जो इनका लोप होकर ये बना है, राजपुर से हैं, राज्यपुर से हैं, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इस समास में समास करने पर राजन शब्द के साथ लगी हुई षष्ठी विभक्ति का लोप करके नए शब्द राजपुर से बना है। और राजपुर से शब्द क्या है, एक समास पद है। और समास पद के जो प्रथम शब्द अर्थात पद को पूर्व पद और दूसरे शब्दों को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे राजपुर से हैं, इस शब्द में राज शब्द पूर्व पद और पूर्व शब्द उत्तर पद है। उसके बाद है नीलकमलम। नीलकमलम घन ईव श्याम है, घन श्याम है। और राम है च लक्ष्मण च राम लक्ष्मण, सभयाम पंडिता सभा पंडित है। यहाँ पर नीलकमलम, राम लक्ष्मण, घनश्याम है, सभा पंडित है। सभी क्या है, यहाँ पर ये समस्त पद है, तो इनको कहेंगे हम समस्त पद। उसके बाद आ जाता है जो विग्रह क्या होता है। जब समस्त पद के सभी शब्दों को अलग अलग करके समस्त पद के अर्थ के अनुसार पृथक शब्दों में विभक्ति लगा दी जाती है तो उस क्रिया को हम विग्रह कहते हैं। जैसे ये है यहाँ पर ऊपर भी हमने राजापुर से शब्द पढ़ा है, राजापुर से है, नीलम कमलम, राम है च लक्ष्मण है, लक्ष्मण है च घनी श्याम है, सभयाम पंडित है। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर इनके विग्रह हुए हैं। समस्त पद कौन सा है, जैसे यहाँ से लगा लेते हैं, यहाँ पर इसमें चलो, जैसे ये है राजपुर से है, राजपुर से है, ये मूल शब्द है।
फिर आगे इसका जो विग्रह हुआ है राजेपुर से है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, अब ये भी पता होना चाहिए संस्कृत में जो समास है वो कितने होते हैं। तो समास 6 होते हैं। अब यहाँ पर जो केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तो यहाँ पर समास जो है 6 है। अब जो ये द्विगु और क्रमधारय जो तत्पुरुष के ही भेद होते हैं, इनके अलावा जो केवल समास एक ये भी होता है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष, द्विगु, क्रमधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययभाव ये 6 समास माने गए हैं और तत्पुरुष जो इसी के भेद ये द्विगु और क्रमधारय हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर जो तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। या जिस व्यक्ति का लोप हो उसी व्यक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास कहा जाएगा, जैसे द्वितीय, तृतीय, षष्ठी, तो इस प्रकार से। या फिर एक आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तो वह तत्पुरुष समास होता है, अर्थात जिसमें पूर्व पद प्रधान न होकर द्वितीय पद प्रधान होता है तो वह तत्पुरुष समास। और इस समास में उत्तर पद या अंतिम प्रधान होता है और समस्त पद का लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है। प्रथम पद में प्रथमा विभक्ति या संबोधन का प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए द्वितीय से सप्तमी तक 6 विभक्तियों का प्रयोग होने के कारण तत्पुरुष समास 6 प्रकार का माना गया है। 6 प्रकार कौन कौन से आपने विभक्तियाँ पढ़ी होंगी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, तो यही यहाँ पर इसके भेद हैं। तो जैसे यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास है तो ये तत्पुरुष के 6 भेद हो गए, जिसमें द्वितीय तत्पुरुष समास, जिसे कर्म तत्पुरुष समास भी कह देते हैं, कि जिस समास में विग्रह करने पर प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो तो वह कौन सा होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। जैसे ये शब्द है कृष्णाश्रित है, विग्रह क्या करेंगे तो कृष्णम आश्रित हैं। और दुखातीत हैं, दुखमातीत हैं, भय प्राप्त हैं, भयम प्राप्त हैं, वेदवित हैं, वेदावित हैं, शरणागत हैं, शरणम आगत हैं, तो इन सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसे नरक प्राप्त है, नरकम प्राप्त है, शरण आपन्न है, शरणम आपन्न है, नरक पतित है, नरकम पतित है, स्वर्ग प्राप्त है, स्वर्गम प्राप्त है, अश्व आरूढ़ है, अश्वम आरूढ़ है, तो इन सभी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय तत्पुरुष समास। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट है तृतीय तत्पुरुष समास। उसके बाद आ जाता है जो हमारा यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है, जिसे कर्ण तत्पुरुष समास कह देते हैं, कि जिस समास में विग्रह करने पर प्रथम पद में तृतीय विभक्ति और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति होगी तो वो होगा तृतीय तत्पुरुष समास। क्या, जिस समास में विग्रह करने पर प्रथम पद में तृतीय और बाद वाला जो दूसरा पद है उसमें प्रथमा होगी। जैसे बाण हते हैं तो क्या इसमें तृतीय विभक्ति और ये प्रथमा, बाणेन आहत है। खड़ग हते हैं, खड़गेन हते हैं। हरित आता है, हरिनातर आता है। ज्ञान शून्य, ज्ञानेन शून्य है। पितृतुल्य है, पितरातुल्य है। एकोनम, एकेन उनम। वाक्ल है, वाचा कला है। शिव सम है, शिवेन सम है, तो इनमें क्या है तृतीय विभक्ति यहाँ पर आई है। हस्त लिखतम, हस्तेन लिखतम। रेखांकित है, रेखया अंकित है। धनमानी, धनेन मानी। दंत क्षत है, दंतई क्षत है। धान्यार्थ है, धानेन अर्थ है। मास पूर्व है, मासेन पूर्व है। और मन है पूतम, मनसा पूतम, तो इन सभी में क्या है यहाँ पर देख सकते हैं सभी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और बाद में प्रथमा का, तो यही होता है तृतीय। उसके बाद आ जाता है जो चतुर्थी तत्पुरुष समास, जिसे संप्रदान तत्पुरुष समास भी कह देते हैं, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति इसमें आपको लगी हुई दिखाई देगी। तो जिस समास में विग्रह करने पर प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो, जैसे युपदारो, क्या बनेगा युपायदारो। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें चतुर्थी है, कि जिस समास में विग्रह करने पर प्रथम पद में चतुर्थी हो। गोहितम, गवेहितम। भूतबली, भूताय बली। स्नानार्थम, स्नानाय इदम। भोजनार्थम, भोजना इदम। पाठशाला, पाठायशाला।
धन लुब्ध धनाय लुब्ध है। गौरक्षितम गव्यरक्षितम, द्विजान्नम द्विजाय अन्नम, भिक्षाटनम भिक्षायै अटनम, धन कामना धनाय कामना। तो इसमें क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष समास। उसके बाद आ जाता है जो हमारी यहाँ पर पंचमी भक्ति है, अपदान तत्पुरुष समास। जिस समास में विग्रह करने पर प्रथम पद में पंचमी होगी। चौरभ्यम चौराध्भ्यम, पाप मुक्ता पापात मुक्त है। प्रासाद पतिता प्रासादात पतित है। शत्रुभ्यम शत्रुभ्यम, अश्व पतित है अश्वात पतित है। सिंह रक्षिता सिंहात रक्षित है। पदच्युत है पदात च्युत है। शयन भीता शयनात् भीत है। सर्वलक्षणहीन सर्वलक्षणभ्यहीन है। सुख उपेत है सुखाद अपेत है। तो कौन सा है, पंचमी तत्पुरुष समास, आपदान कारक आपदान तत्पुरुष, पंचमी भक्ति। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर जो षष्ठी तत्पुरुष समास है, जिसे समन तत्पुरुष समास भी कह देते हैं। और यहाँ पर विग्रह करने पर कौन सी होगी, प्रथम पद में षष्ठी भक्ति। जैसे राजपुरुष है तो क्या बनेगा इसका विग्रह करने पर, राज्य पुरुष है। गृह स्वामी गृह से स्वामी है। ईश्वर भक्त है ईश्वर से भक्त है। मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा। विद्यालय विद्याया आलय है। विद्यानिधि विद्याया निधि। राष्ट्रपति राष्ट्रस्य पति। राजकुमार राज्य कुमार है। पुरुष श्रेष्ठ है पुरुषाणाम श्रेष्ठ है। गजेंद्र गजा नाम इंद्र है। और सत्ताम संगति ही सत्संगति ही। इंद्रिय निग्रह इंद्रिय नाम निग्रह है। उसके बाद आ जाता है दिवाल्य है। दिवस्य अल्य है। विष्णु भक्त है विष्णु भक्त है। सूर्योदय है सूर्य से उदय है। भाग्योदय है भाग्य से उदय है। राजपुत्र है राज्य है पुत्र है। और हिमालय हिमस्याल्य है। सिंहासनम सिंहस्यासनम। पूर्वाहन है पूर्वम आहन है। पूर्वरात्र है पूर्वम रात्र है। मध्याह्न है मध्यम आहन है। मध्यरात्र है मध्य रात्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनमें षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया गया है, जो पहले वाला पद है। उसके बाद आ जाता है जो सप्तमी तत्पुरुष समास है, जिसे अधिकरण भी कह देते हैं। तो जिस मास में विग्रह करने पर जो पहला पद है उसमें कौन सी होगी, सप्तमी भक्ति होगी। जैसे ये है पहला पद, शब्द हो गया जलमग्न है समस्त पद। इसका विग्रह करेंगे क्या बनेगा, जले मग्न है। और विभक्ति चिन्ह में इसमें आना चाहिए, में पर जो होता है। तो कार्यदक्ष है कार्यदक्ष है। युद्ध निपुण है युद्धे निपुण है। रणधीर है रणे धीर है। गृहस्थ गृह स्थित है। वनवास है वनवास है। आतप शुष्क है आतपे शुष्क है। वाक्पटु वाचिपटु। सभा पंडित है सभायाम पंडित है। नरोत्तम है नरेशोत्तम है। योग सिद्ध है योगे सिद्ध है। अक्षौंढ अक्षेषुषौंढ है। कुपतिता कुपे पतिता है। विद्या निपुण विद्यायाम निपुण है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर उपतत्पुरुष समास। तो कुछ उपतत्पुरुष समास में होते हैं। जब संज्ञा शब्द के साथ क्रियापद का समास हो तो वह उपतत्पुरुष समास कहलाएगा। परंतु समस्त पद में उत्तर पद क्रियापद का तिगंत रूप नहीं जुड़ता है, अपितु क्रिया का संक्षिप्त रूप प्रयोग होता है। और इस समास में उत्तर पद प्रधान रहता है। तो कौन सा होगा, उत्तर पद प्रधान इसमें रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है जायते, जले जायते सरसी जायते। जाय जो उत्पन्न होने अर्थ में होती है धातु, ये धातु जन धातु कह सकते हैं आप। तो जले जायते सरसी जायते पंके जायते पंसी जायते, तो मतलब जल में उत्पन्न होने वाले। तो जले जायते इति जलजम, और सरसी जायते इति सरसीजम। पंके जायती थी पंकजम, कीचड़ में जो उत्पन्न होता है। ऐसे मनसी जायती थी मनोजम। उसके बाद जो क्रोति में जो क्री धातु है, इसके आ जाते हैं। जैसे अर्थम करोति इति अर्थ कर है। सुखम करोति सुख कर है। उद्वेगम करोति इति उद्वेग कर है। उसके बाद ये धातु आ जाती है ध्यानार्थ में। सर्वम ददाति इति सर्वद है। जलम ददाति इति जलद है। धनम ददाति इति धनद है। उसके बाद आ जाती है जानाति, जानार्थ में। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ है, जो सबको जानता हो। अल्पम जानीति अल्पज्ञ है। नेक्स्ट है गायत्री क्रियापद का जो समास है। शाम गायती इति शाम का है। और वेति क्रियापद का समास वेदान्विति इति वेदवित है, जो वेद को पढ़ता जानने वाला है। उसके बाद है जयति क्रियापद का जीतने अर्थ में। तो विषम जयति इति विषम जीत है। इंद्रम जयति इति
इंद्रजीत हैं। नेक्स्ट है चरती, चरने अर्थ में खेचरती इति खेचर हैं। भुंकते, खाने अर्थ में हितम भुंकते इति हितभुक है और मितम भुंकते इति मितभुक। धियते क्रियापद का समास जब हम बनाएंगे, वारी अस्मिन धियते इति वारिधि, जल जो है उसको धारण करने वाला। ऐसे जलाए अस्मिन धियते इति जलदिहि और पह अस्मिन इति पयोदिहि। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये धारण करने अर्थ में है। नेक्स्ट है यहाँ पर पालन करने अर्थ में, पाल्यति क्रियापद का समास मही पाल्यति इति महिपाल है और भुवम पाल्यति इति भूपाल है, पृथ्वी का जो स्वामी कह सकते हैं आप। उसके बाद आ जाते हैं पीबती, पादई पीबती इति पादप है, मधु पीबती इति मधुप है। और उसके बाद है पाति क्रियापद, नृण पाति इति नृप है और भुवम पाति इति भूप है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो न्याय तत्पुरुष समास है। जिस समास का पूर्व पद न हो तो वह नया तत्पुरुष समास कहलाएगा और इस समास में नहीं अर्थ में उत्तर पद के साथ न शब्द का समास किया जाता है। समस्त पद में न के स्थान पर अ या अन जुड़ जाता है यदि उत्तर पद स्वर से प्रारंभ होता है तो अन जुड़ता है, जैसे यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं। तो इसमें क्या है, समस्त पद में न के स्थान पर अ या अन जुड़ जाएगा यदि उत्तर पद स्वर से प्रारंभ होता है, जैसे यहाँ पर है न प्लस में आदि अनादि, न प्लस अंत है अनंत है, न प्लस में उपस्थित है अनुपस्थित है, न प्लस में उपकार है अनुपकार है, और न प्लस में इष्टम अनिष्टम, न प्लस में इच्छा अनिच्छा, न अभिज्ञा अनभिज्ञ है, न प्लस रीतम अनरीतम, न प्लस एक है अनेक है। यदि उत्तर पद व्यंजन से प्रारंभ होगा तो आ जुड़ेगा, जैसे ना हिंसा क्या बनेगा अहिंसा, न सत्यम का क्या बनेगा असत्यम, न ज्ञानम अज्ञानम, न धर्म अधर्म है, न विद्या अविद्या है, न भाव अभाव है, न चेतना अचेतना है, न श्रुतम अश्रुतम और न महतम अमतम, ये न मतम अमतम। तो ये है यहाँ पर जिनके आ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये उपतत्पुरुष समास है। उसके बाद जो हमारा आ जाता है द्विगु समास। कर्मधारय समास का ही उपभेद द्विगु को माना गया है। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास कहलाएगा। अधिकतर यह समाहार एकत्रीय समूह के अर्थ में होता है और समाहार अर्थ में समास में एक वचन बनता है, बहुवचन नहीं। समास होने पर ये नपुंसक लिंग के रूप बन जाते हैं। या पहचान सबसे बड़ी द्विगु की वही है, इसमें आपको शुरू में संख्यावाची शब्द दिखाई देगा अगर सीधे शब्द में हम बात करें तो। जैसे त्रिभुवनम है, यहाँ पर देख सकते हैं चतुर है, नव है, पंच है, द्वि है, अष्ट है, षण है, चतुर है, सप्त है। तो शुरू में आपको संख्या देखने को मिलेगी। तो जैसे समस्त पद है त्रिभुवनम, विग्रह क्या बनेगा त्रैनाम भुवनाम समारह है। चतुर्युगम का क्या बनेगा चतुर्वानाम युगानाम समारह है। नवग्रह का क्या बनेगा नवानाम ग्रहानाम समारह है। पंचवटी पंचवटानाम समारह है। द्विपादम द्विपादियो द्विपात्रियो समारह है। अष्टाध्यायी अष्टनाम अध्यायनाम समारह है। षण्मुखम षण्णाम मुखानाम समारह है। चतुर्भुजम चतुर्नाम भुजानाम समारह है। और सप्त नक्षत्रम सप्तानाम नक्षत्रानाम समाहार है। तो इस प्रकार से ये द्विगु समास होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा जो कर्मधारय समास है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद एक समान विभक्ति तथा वचन वाले हों तो दोनों पदों में प्रथम विभक्ति हो तो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद एक समान विभक्ति और वचन वाले हों और दोनों में प्रथम विभक्ति हो तो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। और इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य है अथवा पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय होता है। और यह समास में तत्पुरुष समास का ही एक भेद माना गया है। तो विशेषण विशेष्य रूप कर्मधारय, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वो कौन सा होगा कर्मधारय। जैसे यहाँ पर समस्त पद देख सकते हैं नील कमलम है, विग्रह क्या बनेगा नीलम कमलम। कृष्ण सर्प है कृष्ण सर्प है। महात्मा महान च अवसात्मा, महादेव महान च असौ देव है। सुपुरुष है सुंदर है पुरुष है। और कुपुरुष है कुतिसित पुरुष है। कुमार्ग कुतिसित मार्ग है। कुपुत्र कुतिसित पुत्र है।
श्वेतस्व श्वेतस्व है। और वार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा। रक्त उपलम रक्त उत्पलम। महाजन महान च सौजन है। उत्तम जन उत्तम च तेजन है। वीर पुरुष है वीरा च पुरुष है। उदारजन है उदार च असौजन है। जीर्णोद्धानम जीर्णम उद्यानम। विद्याधनम विद्या युधनम। कृष्ण चतुर्दशी कृष्णा चतुर्दशी। राजर्षि राजा च ऋषि है। और वानर चंचल है वानर इव चंचल है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्रमधारय जो समास है इनमें माना गया है। उपमान उपमेय रूप क्रमधारय क्या है? जिस समास में पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय हो तो वह भी क्रमधारय समास होता है। जैसे घनश्याम है, पूर्व पद उपमान और दूसरा उपमेय हो। घनश्याम घन इव श्याम है। नर शार्दुल है, नर है शार्दुल इव। पुरुष व्याघ्र है पुरुष है व्याघ्र इव। चंद्रमुख है चंद्र है इव मुखम। नर पुंगु है नर है पुंगुआ इव। चरण कमलम चरण है कमलम इव। मुख पदम मुखम पदम इव। पाणी पंकज है पाणी ही पंकज इव। नृसिंह है नर है सिंह इव। तो ये हो गया आपका यहाँ पर समास। उसके बाद आ जाता है जो हमारा द्वंद्व समास है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों में इस प्रकार समास हो कि उसमें च और अर्थ छिपा हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। द्वंद्व समास के दोनों पदों का अर्थ प्रदान होता है और द्वंद्व समास की पहचान भी यही है कि इसमें अर्थ करने के बीच में और लगा होता है। द्वंद्व समास साधारणतः 3 प्रकार का माना गया है। इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। या सही शब्द में हम बात करें तो द्वंद्व समास वह होता है जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों ही पद प्रधान होते हैं। च या फिर और इनके द्वारा इसे जोड़ा जाता है। अब आगे इसके 3 भेद हो जाते हैं, 3 महत्वपूर्ण हैं। इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। अब पहले नंबर पे जो हमारा आ जाता है कि ये जो इतरेतर द्वंद्व समास जो यहाँ पर आया है ये क्या होता है। तो जिस समास में दोनों पदों में और का अर्थ निकलता हो तथा समस्त पद में अंतिम शब्द के लिंग के अनुसार लिंग का प्रयोग हो तथा शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन का प्रयोग हो तो वह 2 वस्तुएं हो और द्विवचन अधिक वस्तुएं हो तो बहुवचन। इस समास में विग्रह करने पर प्रत्येक शब्द के बाद च का प्रयोग होता है। जैसे राम लक्ष्मणों, राम है च कृष्ण च। सीतारामो सीता च राम च। भीम अर्जुनो भीम च अर्जुन च। तो ये च वाला आपको इनमें दिखाई देगा। उमा शंकर उमा च शंकर च। पत्तर पुष्प फुलानी पत्तर च पुष्पम च फलम च। हरिहरम हरिहि च हरः च। धर्मार्थो धर्म च अर्थ च। गुरु शिष्यो गुरु च शिष्य च। धनवानो धनम च मान च। सीताराम सीता च राम च। माता पितरो माता च पिता च। रामकृष्ण मोहन राम है च कृष्ण च मोहन च। धर्मार्थ का मोक्ष धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च। और पार्वती परमेश्वरो पार्वती च परमेश्वर है च। वृक्ष लते वृक्ष च लता च। उसके बाद जो आ जाता है समाहार द्वंद्व। अब ये समाहार समूह कि जिस समास में कई शब्दों के समाहार अर्थात समूह का बोध हो कि जिस समास में कई शब्दों के समाहार या फिर समूह का बोध हो तो उसे हम समाहार द्वंद्व समास कहेंगे। और इस समास में समस्त पद के अंत में प्रायः नपुंसक लिंग वचन का प्रयोग होता है। तो ये लाइन भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि कौन सा समास है जिसमें जो नपुंसक लिंग एकवचन में होता है। तो ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। पहचान आप आसानी से कर लोगे, बाद में माँ इसमें लघु आपको दिखाई देगा। जैसे हस्त पादम माँ आ गया। हस्तौ च पादौ च तेषां समाहार है। भेरी मृदंगम हो गया। भेरी च मृदंग च तेषां समाहार है। दधिघृतम हो गया। दधि च घृतम च तेषां समाहार है। पाणिपादम हो गया। पाणी च पादौ च तेषां समाहार है। और पाणिपादम हो गया। सुख दुखम है। सुखम च दुखम च तेषां समाहार है। शीतोष्णम है। शीतम च उष्णम च तेषां समाहार है। वाक्तवचम है। वाक् च त्वक् च तेषां समाहार है। अहोरात्र है। अह च रात्रि च तेषां समाहार है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर उदाहरण जो आए हैं ये आपके समाहार का बोध कराएंगे। ऐसे यहाँ पर सर्प नुकुलम आ गया। सर्प है चाहे नकुल है चाहे तो समाहार है। नेवड़ कह देते हैं जो
शिरोग्रीवम शिरः च ग्रीव च तेषां समारः। दंतोष्टम दंत च औष्ठौ च तेषां समारः। हस्तमुखम हो गया हस्त च मुखम च तेषां समाहारः है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ जाता है एक शेष। यहाँ पर आपको एक ही शब्द दिखाई देगा और उसी से आगे उनका अर्थ निकल जाएगा कि जब समास करने पर समास युक्त सभी पदों में से एक शब्द बचा रहे और अर्थ के अनुसार उसमें द्विवचन बहुवचन का प्रयोग हो तो वह एक शेष द्वंद्व समास होता है और इसमें पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है, इससे ये बचा रहता है। जैसे वृक्षव है, वृक्ष, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? वृक्ष च वृक्ष। पितरों का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होता है? पितरों, पितर के अंदर ही माता और पिता आ जाते हैं, तो माता च पिता जाए हो जाएगा। भ्रातरों, और जो भ्रातरो इसका मतलब क्या? भाई बहन होता है, तो क्या हो जाएगा? भगिनी चाहे भ्रातरा चाहे। हंसव, तो यहाँ पर भी हंसी चाहे हंसा चाहे। पुत्रव में पुत्री चाहे पुत्र चाहे। ससुरो ससुर चाहे और ससुर चाहे। तो इस प्रकार से एक शब्द होगा, उसी के अंदर दोनों अर्थ उसके छिपे हुए होंगे। तो ये होता है एक शेष द्वंद्व समास। तीन वेद है, तीनों की तीनों महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आ जाता है जो है बहुब्री समास। अब जो ये बहुब्री समास ये क्या होता है? तो जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो तो उसे हम बहुब्री समास करेंगे। जब समास होने पर समास युक्त पद अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं रखता, नहीं बताया, बल्कि पूरा समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बहुत ज्ञान कराए, तो बहुब्री समास की पहचान ये है कि जहाँ अर्थ निकलने पर जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें, तो इस प्रकार के जो ये जिनके शब्दों के बारे में पता लगे तो वही बहुब्री समास है। या फिर आप सीधे शब्दों में अगर समझे तो जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रदान होता है तो उसे हम बहुब्री समास कहेंगे। आप सीधी लाइन अगर आप याद रख सकते हैं, चाहे याद रख लो या फिर आप सीधी एक लाइन को याद रख लो जिसमें अन्य पद प्रदान होगा, बहुब्री समास। जैसे रावण है, रावण के को क्या कहते हैं हम? दशानन। तो 10 आनन है, 10 है मुख जिनके। अब यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि 10 है मुख जिनके, ऐसा कोई व्यक्ति जिनके 10 मुख हो, तो अन्य पद प्रदान हो गया, अर्थात रावण है उनके लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद आ जाता है प्राप्तोदक है। प्राप्तम उदकम यह स। हत शत्रु हो गया, हतः शत्रुआ ये से है राजा। दत्त भोजन है, दत्तम भोजन है यस्मिन से। पतित पर्ण है, पतितम पर्णम यस्मिन सा यस्मत् सह। पीताम्बर है, पीतमाम्बरम यस्य सह। श्वेताम्बर है, श्वेताम्बर हो गया, श्वेतानि अम्बराणि यस्य सह। चंद्रमुखी चंद्रई मुखम यस्य सह। खड़ग पानी हो गया, खड़ग पाणो यस्य सह। दशानन हो गया, दशाननी यस्य सह। प्रियदर्शनी हो गया, प्रियम दर्शनम यस्य सह। लंबोदर हो गया, लंबामुद्रम यस्य सह। चंद्रशेखर हो गया, चंद्रशेखर हैं, चंद्र हैं शेखर यस्य सह। चंद्रशेखर कौन? जिनके सिर पर सर पर चंद्रमा है। पंचानन हो गया, पंचानन यस्य सह। ऐसे दशानन है। सतप्रिय है, सत्यम प्रिय यस्य सह। त्रिलोचना त्रिलोचना यस्य सह। कुशाग्रमति ही, कुशाग्रमति यस्य सह। जितेंद्रिय हैं, जितानी इंद्रियाणी येन सह। ऐसे चक्रपाणी है, चक्रम पाणो यस्य सह। नीलकंठ है, नीलम कंठम यस्य सह। शुभानना शुभ्रमाननम यस्य सह। चंद्रमौली चंद्रमौली यस्य सह। कंठे काला है यस्य सह। तो इन सभी से क्या है? अन्य अर्थ के बारे में पता लग रहा है। कंठ काला, कंठे काला है। इसी प्रकार से यहाँ पर सुगंध आ जाएगा। शोभन है गंध यस्य सह। सुहृदय शोभनम हृदय यस्य सह। गांडीव धनु वह गांडीव धनु यस्य सह। चित्रगुह चित्रगाम यस्य सह। विमल बुद्धि विमला बुद्धि यस्य सह। कमलाक्ष है, कमल वद अक्षिणी यस्य सह। कमल के समान जिनकी आंखें हों। और कमलाक्ष है, कमल वद अक्षिणी यस्य सह। धनुष पाणी हो गया, धनु पाणो यस्य सह। धनुष बाण जिनके हाथ में हो। सविन है, विनयन सहिता है। सादरम आदरण सहिता है। और उसके बाद आ जाता है सबांधु है, बंधु सहित है। सपरिवार परिवार सहित है। चतुरानन है, चतुरानन है, चतवारी आनन यस्य सह। चतुर्मुख है, चतवारी मुखानी यस्य सह। वीर पुरुषो ग्राम है, वीरहा पुरुषः यस्मिन सह ग्राम है। जिस ऐसा कोई गांव जहाँ पर वीर पुरुष रहते हो या वीर पुरुष वाला ग्राम। उत्तीर्ण परीक्षा है, उत्तीर्ण परीक्षा येन से है। कृत कृत्य है, कृत्य येन से है। सत्यनिष्ठा सत्यनिष्ठा यस्य सह। स अनुजानुजैन सहित है। स अनुरोधम अनुरुद्धेन सहितम। और सभा अर्थ है भरे, स भार्या भार्या सहित है।
और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर सुपुत्र हो जाएगा, पुत्रेण सही था। अपुत्र विद्वान पुत्र से अवत्सः विद्वान वत्सः यस्य सा। कैसा कैसी कैसे सुकृत्वा इदम युद्धम पूर्वितम। बालों से पकड़कर जो युद्ध होता है, आपने कई बार वीडियो भी देखी होगी, कई बार शॉर्ट आती है, तो जिसमें बाल पकड़कर जो एक दूसरे को मारते हैं। तो ये हो गया, जैसे एक मुक्का से हो गया, एक लात से हो गया, तो ये बाल से है, बाल पकड़कर लड़ाई करना। उसके बाद है पुष्टा मुष्टि ही, ये मुष्ट है यहाँ पर। मुष्टि भी च प्रीत्य इदम युद्धम प्रीतम। मुक्कों से जो लड़ाई होती है। और ऐसे ही दंड कृत्वा इदम युद्धम प्रीतम। दंडों से जो लड़ाई होगी। पंचदह पंच व षट व 5 6। कृष्णान है कृतम स्नानम ये इनसे है। दत्तबल ही दत्ताबल ही इसमें से है। भुक्त भोजन है भुक्तम भोजन यह ऐसा। और सुमेधा शोभना मेधा यशा। कृतकार्य है कृतम कार्य ये इनसे है। श्वेत वस्त्र है श्वेता वस्त्रम यशा। नीति निपुण नीत निपुण यह थे। त्रिनयन है त्रीणी नयनानी यशा। 3 नेत्र है जिनके। अहतलोचन है अहते लोचने यशा। और 10 वदन है 10 वदानी यशा। जिनके 10 मुख हो। तो जैसे दशानन है, कुछ भी हो, जहाँ पर अन्य पद प्रदान होगा तो वहीं बहुरी समास होगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये शायद जो है यहाँ पर यथा शास्त्रम अंतिक्रम में तो बहुरी समास जो उसके आ जाते हैं, शायद ये आगे पीछे हो गए हैं। यथा शक्ति मंतिक्रम में, यथा मति मंतिक्रम में, यथा विधि मंतिक्रम में है। यथा रुचि मंतिक्रम में तो अविभाव समास जो उसमें से आ गए हैं। तो पहले जो इसी को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो अविभाव समास कि जिसमें पहला पद अव्यय उपसर्ग हो तो तब बाद का शब्द कोई संज्ञा हो तो उसे हम अविभाव समास कहेंगे। अविभाव समास जो है युक्त शब्द अव्यय की तरह ही प्रयोग में आता है और प्रायः नपुंसकलिंग एकवचन में होता है। तो पहचान आप आसानी से कर लोगे। इसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। और इस मास में पूर्व पद या जो अव्यय प्रधान होता है और पूर्व पद प्रधान अविभाव समास है, अर्थात पूर्व पद अव्यय के अर्थ के अनुसार ही विग्रह किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कृष्णम, कृष्ण से समीपम, कृष्ण के समीप। यहाँ पर उप के साथ समीप के अनुसार ही विग्रह में समीप शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस मास का प्रयोग जो है निम्नलिखित अर्थ में होता है। जैसे भक्ति है, सप्तमी भक्ति, इसमें आदि है, आदि हरि। हरा इति विग्रह हो गया हरि में, तो यहाँ सप्तमी भक्ति के अर्थ में आदि अव्यय का प्रयोग किया गया है। आदि ऐसे ही आदि गृहम गृह इति, आदि लोकम लोके इति, आदि विष्णु विष्णु इति, आदि गोपम गोपे इति। उसके बाद आ जाता है समीपार्थ में, समीप्य में उप। जैसे उप जब हम लगाएंगे अव्यय उपसर्ग तो क्या बनेगा? उपगंगम गंगा समीपम, उपकुलम कुलस्य समीपम, उपयवनम भवनस्य समीपम, उपयवनम यमुना है समीपम, उपगुरुम गुरुः समीपम, उपनदी नद्यः समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम। और उसके बाद आ जाता है जो समृद्धि में, समानता में, तो सु हो गया सुवाग्यात में, तो क्या बनेगा? समुद्रम मदराणाम समृद्धि है। और निर अभाव में तो निर्मक्षिकम क्या बनेगा? मक्षिका नाम अभाव है, मकियों का भाव। निर्जनम जन नाम अभाव है, निर्विघ्नम विघ्न नाम अभाव है, निर्द्वंद्वम द्वंद्व नाम अभाव है, निर्मूलम मूलस्य अभाव है, निसंदेहम संदेहस्य अभाव है, निर्जलम जलस्य अभाव है, निर्मांसम मांसस्य अभाव है। और उसके बाद आ जाता है जो पश्चात पीछे, जैसे अनुरथम है रथस्य पश्चात, अनुविष्णु विष्णु पश्चात। योग्यतार्थ में अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनु गुणम गुणस्य योग्यम, अनुहरि हरे पश्चात। ऐसे अनुपूर्वम है क्रमार्थ में अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेम, विप्सा पुनरावृत्ति प्रत्यर्थ में, प्रतिगृहम गृहम प्रति, प्रतिदिनम दिन प्रति, प्रतिमासम हो गया मासम प्रति, प्रत्येकम एकम प्रति, प्रतिवर्षम वर्षे वर्षे, प्रतिदेहम देह और प्रत्यक्षरम अक्षराक्षरम, प्रतिअर्थम अर्थार्थम। तो इस प्रकार से प्रति अर्थ में है। बस इसकी पहचान यही है, शुरू में अव्यय उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर यथा है, यथा शक्ति,
इसमें शुरू में शक्तिमंतिक्रम में विग्रह हो गया। यथेच्छम का क्या बनेगा, इच्छाम अंतिक्रम है। यथा कामम का काम्यम अंतिक्रम है। यथा विधि विधिम अंतिक्रम है। यथा मति मतिम अंतिक्रम है। यथा कालम कालम अंतिक्रम है। यथा समयम समयम अंतिक्रम है। यथेष्टम इष्टम अंतिक्रम है। उसके बाद है सह के योग में सचक्रम चक्रेण सहितम। अगर कारक जो है कारक में तृतीय व्यक्ति अर्थ में लगता है, सह साकम सार्धम सपम जहाँ पर हो तो वहाँ पर तृतीय व्यक्ति लगती है, जैसे ये है चक्रेण सहितम। तो क्योंकि यहाँ पर तो ये समास है। और सह हरि हो गया, हरि सादृश्यम। सदृश अर्थ में सह को स हो जाता है। स सखी सख्य सदृश है। संपूर्णता अर्थ में स को स हो जाएगा। सतीर्णम का तीर्णमापी तीर्णमय प्रतिज्ञा। उसके बाद आ जाता है संपत्ति अर्थ में स को स सक्षत्रम क्षत्रम संपत्ति ही। और सीमा तक अर्थ में आसमुद्रात समुद्र तक, तो ये सीमा अर्थ में है। ऐसे ही अबालवृद्धम अबालवृद्धेभ्य अमुक्ति अमुक्त है। सागरम सागर से पर्यंतम आनगरम नगरात, वहाँ तक, मतलब जहाँ पर किसकी बाउंड्री होती है सीमा, वहाँ तक। ऐसे ही अंतिक्रम अर्थ में यथावय का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण है, यहाँ पर लग गया है पेज, कोई बात नहीं। जैसे यथा शास्त्रम शास्त्र से अंतिक्रम है। यथा शक्ति शक्तिम अंतिक्रम है। यथा मति मतिम अंतिक्रम है। यथा विधि विधिम अंतिक्रम में है। और यथा रुचिम रुचिम अंतिक्रम है। यथा कालम कालम अंतिक्रम है। यथा कालम क्रमम अंतिक्रम में। और यथा समयम समय अंतिक्रम में है। यथा स्थानम स्थानम अंतिक्रम में। यथा बलम बलम अंतिक्रम में। यथेच्छम इच्छाम अंतिक्रम में। यथेष्टम इष्टम अनतिक्रम में है। यथार्थम अर्थम अंतिक्रम में है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के ये समास थे, अगर आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आप कोई सभी एग्ज़ाम में अगर समास आ जाए तो सभी को आप आसानी से हल कर लोगे, क्योंकि इनके सभी के नियम यही हैं और इनमें से एग्ज़ाम में आते हैं। तो यही आज की हमारी क्लास और महत्वपूर्ण वीडियो थी। और नेक्स्ट वीडियो के इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।